इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने भाग 4 के कुछ अनुच्छेद को पढ़ा था। भाग 4 के अनुच्छेद 52 से लेके 54 तक के आर्टिकल को हम लोगों ने पढ़ा था। और भाग जो 4 था हमारा किस पे आधारित था? भाग 4 ये संघ के बारे में बताता है। भाग 4 इसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक निहित किया गया है, जिसमें से 52 से 61 तक किसके बारे में चर्चा करता है? तो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करता है। राष्ट्रपति पे चर्चा करता है। क्लियर? राष्ट्रपति के निर्वाचन। और इसे याद करने का एक ट्रिक था, पकानी कोका दियो दसम। पकानी कोका देओ दसम। ये 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। 53 में राष्ट्रपति का क्या है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। और 54 में राष्ट्रपति जो है हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है, कैसे होता है, उसके प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्लियर? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय क्या है? तो कम मत, यानी कि अगर किसी उम्मीदवार को कम मत, वोट कम मिले हैं तो उसके वोट को किसको दिया जाएगा? जो अधिक मत पाए गए जो उम्मीदवार है उसके वोट में ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि ए और बी दो आदमी उम्मीदवार, इसका जो वोट है, इसका मतदान में जो वोट पर है वह 2 पर है, और इसके वोट में मतदान में 5 पर है, तो इसके वोट को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? अनुपातिक पद्धति का मतलब होता है चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों की वरीयता क्रम रहेगी। इसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण होते हैं। प्रथम चरण में पहली वरीयता सूची रखी जाती है और द्वितीय चरण में दूसरी वरीयता सूची रखी जाती है। द्वितीय चरण है वह कब स्टार्ट होता है? जब प्रथम चरण हमारा फुलअप हो जाता है। क्लियर? राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष? तो यह अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात इसमें जनता हिस्सा नहीं लेती है, प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यानी कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वही शामिल होते हैं। हम राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। जिस तरह लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें क्या मैंडेटरी रहती है कि भारत के किसी राज्य में अगर चुनाव होता है तो प्रत्येक नागरिकों को 18 साल की आयु होनी चाहिए। ये क्या होता है? मैंडेटरी होती है। वैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि जनता शामिल नहीं होगी, उसके लिए जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि शामिल होगी। क्लियर? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का मतलब हुआ कौन कौन, आखिर राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें कौन कौन शामिल होगा। प्रतिनिधि तो आ गया कि प्रतिनिधि शामिल होंगे, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जनता शामिल नहीं होगी, तो कौन कौन शामिल होगा? तो यहाँ पे देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। विधानसभा पहले 29 विधानसभा हुआ करती थी। इनकी विधानसभा मतलब होता है जिस तरह देश, यहाँ पे समझिए, जिस तरह देश को चलाने के लिए सांसद होता है वैसे ही राज्य को चलाने के लिए क्या होता है? विधानमंडल। देश संसद के 2 भाग, लोकसभा, राज्यसभा, इन 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। वैसे विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये जो विधानसभा है ना, तो विधानसभा पहले विधानसभा 28 हुआ करती थी, 29 हुआ करती थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या किया गया था? जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा नहीं दिया गया था। तो अभी कितनी हो गई है? 28 हो गई है। और 2 यूटी यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अभी 3 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी। दिल्ली पौंडीचेरी पहले से ही था, लेकिन जम्मू कश्मीर को विधायी शक्ति दी गई, यानी कि वहाँ पे राज्य विधानमंडल स्थापित किया गया, तो वहाँ पे क्या है? विधानसभा है। क्लियर? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर ये क्या है? निर्वाचक मंडल में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। कौन कौन नहीं देगा? तो विधान परिषद। विधान परिषद किसका हिस्सा है? तो राज्य विधानमंडल का। ये क्यों नहीं शामिल होगा? क्योंकि देखिए
जो विधान परिषद जो हमारा है वो भारत के जो 28 राज्यों में इसे नहीं रखा गया है, यानी कि नहीं है कि ज़्यादातर राज्य में विधायी शक्ति का एक ही सदन है, वो क्या है, विधानसभा। और 4-5 ऐसे राज्य हैं जिसमें जो विधानमंडल का जो विधायी शक्ति है 2 सदन है, निचला सदन भी है। जैसे किसमें ये विधान परिषद है, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, बिहार, इन 6 राज्यों में क्या है, हमारा विधान परिषद है। तो विधान परिषद शामिल नहीं होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन ये शामिल नहीं होते। नोट में क्या कहा गया, यदि अगर मुख्यमंत्री इनमें से विधान परिषद का क्या है, सदस्य है, तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन नहीं देगा, यानी कि शामिल नहीं होगा। क्लियर। अब सांसद, इसे तो हम लोगों ने समझ लिया। तो सांसद, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, इसमें से 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होंगे। राज्यसभा में जो चुने जाते हैं 12 मनोनीत सदस्य, वो भी शामिल नहीं होंगे। विधानसभा में जैसे देख लीजिए, विधानसभा किसी राज्य में विधानसभा है तो विधानसभा के जो जितने भी लोग हैं वो शामिल होंगे, लेकिन विधान परिषद शामिल नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पे दिल्ली और पौंडीचेरी, हमारे मन में ये ख्याल आ रहा हो कि दिल्ली और पौंडीचेरी ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र में किसका सरकार होता है, मतलब किसका पावर होता है, संघ का। वहाँ पे तो कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, लेकिन नहीं, दिल्ली और पौंडीचेरी में क्या है, विधानसभा का गठन किया गया है। कब, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है, और 17वां के तहत, यानी कि 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। यानी कि दिल्ली को और पौंडीचेरी को पहले 69वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, उसमें क्या लाया गया, विधानसभा लाया गया, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। और उसके 1 साल बाद 17वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, दिल्ली और पौंडीचेरी को में राष्ट्रपति का जो चुनाव है निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। क्लियर। जम्मू कश्मीर को 2019 के बाद शामिल किया गया, क्योंकि इसे गठन किया गया इसलिए। सो आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में क्लियर से समझ लिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 ये कहता है राष्ट्रपति का कुल कोटा कितना होता है, कुल वोट +1 बटा कुल प्रत्याशी +1। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से पहले ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अगर 5 साल से पहले राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे और चुनाव में जो प्रोसेस होगा, तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो 5 साल से पहले ही राष्ट्रपति क्या होंगे, अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन अगर वो हटते समय अगर चुनाव में थोड़ा लेट लगा, प्रोसेस में लेट हुआ, तो 6 महीने तक वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति बने रहेंगे। क्लियर। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, एक ही राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। ये संविधान में क्या है, प्रोविज़न दिया गया संविधान के अनुच्छेद 57 में कि अगर कोई राष्ट्रपति ऑलरेडी बन चुके हैं तो दोबारा अगर उनको क्या होता है, मत प्राप्त हुआ है, वोट प्राप्त हुआ है, तो वो क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति पुनः बन सकते हैं। भारत में अभी पहली बार ही हुआ है, किसके साथ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ, वो दोबारा निर्वाचित हुए थे। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, यानी कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो कौन कौन सी आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसके बारे में। पहला, जो राष्ट्रपति बनेगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, और वह RBI को जमात राशि यानी भाग होने से, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने से पहले 15,000 RBI को क्या करें, जमात राशि जमा करें। सेकेंड हमारा क्या है कि उसे जो होता है ना, चुनाव जो होगा तो उसको निर्वाचन कितना होना चाहिए, 1/6 भाग उसको मत प्राप्त होना चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक 50 सदस्य प्रस्तावक से, अनुमोदक से 50 सदस्य उसके सपोर्ट में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्रस्तावक और अनुमोदक को समझाया था, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में से 50 कोई सांसद खड़ा हो, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, और
50 के अलावा अतिरिक्त लोकसभा या राज्यसभा में से 50 को सांसद और राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो। ओवरऑल 100 सांसदों का भागीदारी होता है किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी कि उनको योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 क्या कहता है, दशाएं और शर्त, राष्ट्रपति बनने की शर्त क्या होती है, यानी कि क्या क्या शर्त है। तो पहला, वह लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए, यानी कि वह लोकसभा या राज्यसभा कि किसी के पद में चाहिए, और वह सरकारी में नहीं होने चाहिए, सरकारी पोस्ट पे। साथ ही साथ वह किसी लाभ के पोस्ट पे ना हो कि मतलब पैसे के लिए हम राष्ट्रपति बने हैं वगैरह। पागल और दिवाली नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 60 में कहा गया है शपथ, राष्ट्रपति पे शपथ के बारे में। तो अनुच्छेद 60 को हम डिटेल से कल समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। हम लोगों ने आज किस किस आर्टिकल को कवर किया। आर्टिकल 54 को निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन डिटेल से समझा। 55 में हम लोगों ने क्या किया, राष्ट्रपति के कोटा के बारे में पढ़ा। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में राष्ट्रपति की दशा या शर्त, राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता। 59 में राष्ट्रपति दशा या शर्त। 60 में राष्ट्रपति की शपथ। क्लियर। इसके बाद हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन कर ले अनुच्छेद 1 से लेकर 60 तक जो हम लोगों ने पढ़ा है। क्विक रिवीजन। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, संसद किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है। अनुच्छेद 3, संसद जो विदेशी राज्य मिल गया उसके नाम क्षेत्र सीमा में चेंजिंग कर सकती है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, 2 और 3 का संसद काम करेगी, ये कर सकती है खुद, राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं होंगे, अतः इसे 368 के बाहर रखा गया, यानी कि राष्ट्रपति का साइन मैंडेटरी इसमें नहीं है। तो 1 से 4 तक हमारा भाग 1 में क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। भाग 1 क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 5 में क्या कहता है, प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से जो लोग इंडिया गए हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में आए हुए उसे नागरिकता मिलेगी। 19 जुलाई 1948 परमिट रूल लागू होने से पहले। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, इंडिया से जो लोग पाकिस्तान है, फिर पाकिस्तान से लोग क्या गए, इंडिया गए हैं, उन्हें 1 मार्च 1947 तक। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, विदेश में जाकर आप शिक्षा लीजिए, विवाह कीजिए, घूमिए। बट अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप वहाँ की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता बनी रहेगी आपकी। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, गृह मंत्री, नागरिकता संबंधित जो भी अपडेट करना होगा, जो भी चेंजिंग करना होगा, गृह मंत्री करेगी। 5 से लेकर 11 तक किस में है, तो हमारे संविधान के दूसरे भाग में है। और ये क्या था, टेम्पररी, उस टाइम क्या था। इसके बाद हमारा एक अधिनियम लाया गया, कौन, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, जिसको नागरिकता मिलती है 5 चीज़ों के आधार पे, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण और अर्जित भूमि के आधार पे। अनुच्छेद 12 से लेकर जो हमारा कहाँ तक है, तो 12 से लेकर 35 तक क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार में इसको रखा गया है। 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। 13 क्या कहता है, अल्पीकरण, संसद कोई ऐसा कानून बनाती है, कोई भी सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे भारत के नागरिकों का जो मूल अधिकार है उसमें उसका वायलेशन हो, उसका हनन पहुँचे, तो वह जो निषेध होगा, जो नियम बनाएगी सरकार या कानून, वो समाप्त हो सकती है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समता का अधिकार और विधि की समक्ष समानता और विधि की समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान में किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होगी, सबको समानता, इक्वलिटी की दर्जा दिया जाएगा। 16 में क्या क्या गया, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का मतलब हुआ कि सरकारी जॉब में सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होगा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी कि जो अल्पसंख्यक SC ST है उन्हें क्या रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिससे वह क्या हो सके, वह शिक्षा में वह आगे बढ़ सके, खुद को जो अपर कास्ट के हैं उसमें क्या करें, उनके इक्वल में आ सके। क्लियर। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता कांड। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों कांड। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 6 प्रकार की दी गई है, बोलने की, सभा करने की, संगठन बनाने की, घूमने की, बसने की, व्यवसाय करने की, संपत्ति की को हटा दिया गया। क्लियर।
20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ये कब? जब आप अपराध करते हैं तब। एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, डबल जो पार्टी, सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। डबल जो पार्टी, एक गलती की एक सज़ा, एक्स पोस्ट फैक्ट सज़ा उस समय के कानून के तहत। 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और जो दैहिक स्वतंत्रता यानी कि आपको पर्सनल लाइफ जीने की क्या है? स्वतंत्रता है, और आप अपने को खुद को आत्महत्या नहीं कर सकते, क्लियर, नहीं मार सकते। पर्यावरण की रक्षा करना इसी में आता है। साथ ही साथ यहाँ पे 21 के क में क्या जोड़ा गया? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया, ये अधिकार कर दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? संरक्षण, गिरफ्तारी के समय आपको संरक्षण दिया जाएगा। 2 तरह का संरक्षण होता है, एक दंडात्मक, निषेधात्मक। दंडात्मक जब आप अपराध करते हैं तब, निषेधात्मक केवल शक के आधार पर आपको सरकार या पुलिस आपको क्या कर सकती है? आपको अरेस्ट कर सकती है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात्कार, श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, ये आपको बिना वेतन का आपसे कोई काम नहीं करवा सकता है। बंधुआ मजदूरी नहीं कराएगा, जो होता है ना बलात्कार, श्रम, वो नहीं करा सकता है। 24 क्या कहता है? 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को मजदूरी नहीं कराना है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसमें? तो धार्मिक क्या होता है? बिलीफ में, यानी कि आपको यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसमें आस्था रख सकते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? सामुदायिक धार्मिक क्रियाविधि, यह घावन कुंड जलता है, अगर आप कर सकते हैं सामुदायिक धार्मिक क्रियाविधि। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? नो टैक्स, धार्मिक संपत्ति या उस पर टैक्स नहीं लगेगी। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कहाँ पे? सरकारी संस्थानों में। लेकिन उर्दू और संस्कृत क्या, यह एक लैंग्वेज है, इसीलिए इसको दिया जाता है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक, जाति, धर्म, संस्कृत, भाषा, यानी कि अगर कोई अल्पसंख्यक है उसके साथ जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसे राज्य 10% का रिजर्वेशन देगी। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अगर अनुच्छेद 29 के तहत कोई व्यक्ति अपने आप को असहज फील कर रहा है तो वह अपना एक अलग संस्था, सेपरेट एजुकेशन या सेपरेट इंस्टीट्यूट बना सकता है जहाँ पे वो अपना शिक्षा प्राप्त कर सके, क्लियर। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? संपत्ति, यानी पितृसत्तात्मक संपत्ति के बारे में कहा गया है, इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसे 300 के क में वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 32 क्या, ये सबसे बड़ा, यानी कि मूल अधिकारों का मूल अधिकार कौन है? तो अनुच्छेद 32 है उपचारों का अधिकार, यानी कि इसे रामबाम भी कहा गया है और इसे आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अगर आपका मूल अधिकार का कोई वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और राज्य में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं कितना 226 के तहत, क्लियर। इसमें आपको जो न्यायाधीश होंगे यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है: बंदी, प्रतिचक्रण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पुरुष। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ सरकार ला सकती है। अनुच्छेद 35 का ये कौन लगाता है? रक्षा मंत्रालय द्वारा लाया जाता है। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? मौलिक अधिकार को अपडेट करेगी कौन? संसद को अधिकार है मौलिक अधिकार में अपडेट करने की, क्लियर। अब 36 से लेकर 51 तक किसके बीच में आता है? 36 से लेकर 51 तक हमारा DPSP में आता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये राज्य सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार जनता के कल्याण और लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक क्या समानता बनी रहे, इसके लिए लाती है, क्लियर। 36 क्या कहता है? तो परिभाषा, DPSP की परिभाषा। 27 क्या कहता है? न्यायालय, इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, ये वाद योग्य नहीं है। 38 क्या कहता है? लोकसभा, लोक कल्याण सरकार, सरकार लोक कल्याण का काम करेगी। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान काम के लिए समान वेतन, इसी में स्त्री और पुरुषों को समान वेतन मिलेगा, निःशुल्क विधि सहायता। 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में सहायता। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? मनोचित दशा, प्रसूति, हेल्प। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? न्याय संगत निर्वाह वेतन, यानी कि आपको इतना वेतन मिलेगा कि आप अपना घर का खर्चा चला सकते हैं। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता, UCC यूनियन सिविल कोड। विवाह, तलाक, वसीयत, ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, ईसाई सब पे सेम होगा, भले जो विवाह करने की, तलाक करने की रीति रिवाज कैसे भी हो, लेकिन सबके लिए समान एप्लीकेबल होगा। 46 क्या कहता है? SC, ST, OBC, सरकार SC, ST और OBC को शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देकर उनके लिए क्या करेगी? नए उनके लिए नीति बनाएगी, जैसे क्या हो, और उन्हें आरक्षण देगी, वे समाज में उभर सकें। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषण आहार, सरकार पोषण आहार मुक्त कराएगी। शराब और नशीली दवाओं को बंद करना चाहिए सरकार को। 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन की देखरेख सरकार, वन्य जीव, पर्यावरण और वन की सुरक्षा करनी चाहिए। 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय स्मारक जो है ताजमहल, लाल किला,
उसकी क्या करनी चाहिए, तो उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति यूएन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है। भारत को जो सदस्यता मिली है यूएनओ का, इसी के तहत मिली गई। इसी में 51 के क में क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11, जिन्हें हमें मानना है, लेकिन उसमें तो कोई ऐसा है जिसको हम नहीं मानते, तो उसके लिए हमें क्या है, वैधानिक सजा भी हमें हो सकती है मौलिक कर्तव्य में। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्य दिया गया था, क्लियर। अनुच्छेद 52 से लेकर क्या है तक 151 तक किसमें संघ के बारे में चर्चा किया गया, जब 52 से लेकर 61 तक क्या है, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। 54 क्या कहता है, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक द्वारा और गुप्त और अप्रत्यक्ष, इसमें जनता शामिल नहीं होती है। अनुच्छेद 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति का कोटा। अनुच्छेद 56 क्या कहता है, कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से पहले ही समाप्त हो जाता है। अगर कोई चुनाव नहीं हुआ तो राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक रह सकते हैं। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता नागरिकता होनी चाहिए भारत की, 35 साल उम्र होनी चाहिए, 15,000 RBI को जमा कराना होगा राशि, 1/6 भाग क्या होने मत प्राप्त होना चाहिए, प्रस्तावक और अनुमोदक का 50% भागीदारी होना चाहिए, क्लियर। अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति बनने की शर्त और दशा, क्या पागल नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और राज्यसभा के विधानमंडल और सांसद में क्या होना चाहिए, संसद नहीं, उसका जो सदस्यता नहीं होनी चाहिए। 60 में क्या कहेगा, राष्ट्रपति का शपथ, और 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन के हम आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे का क्या होता है, भूलते जाते हैं लोग। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा महाभियोग और राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।